नमस्कार दोस्तों। आई एम सी ए योगेश सिंह। दोस्तों, इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है या नहीं लेना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसकी इनवॉइसिंग कैसे करेंगे, इसकी रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमें विद पेमेंट ऑफ जीएसटी करना चाहिए या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन चीज इसको डिसीजन को लेते टाइम। और दूसरे पार्ट में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस एक्सपोर्ट का हमें रिफंड कैसे लेना है, और एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ नई अमेंडमेंट्स आई हैं, उन अमेंडमेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में डेफिनेशन दी गई है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की। उसमें कहते हैं गुड्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब गुड्स का इंडिया से बाहर जाना मस्ट है एक्सपोर्ट के लिए। अगर गुड्स इंडिया से बाहर नहीं जाता है तो वो एक्सपोर्ट नहीं है। गुड्स इंडिया से अगर बाहर जाता है तो वो एक्सपोर्ट है। दोस्तों, अब जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? दोस्तों, जीरो रेटेड सप्लाई में सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन मैं आज सर्विसेज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ गुड्स को डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं गुड्स के बारे में आपको बताऊंगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैंने जो डिस्कस किया, इसको जीरो रेटेड सप्लाई भी कहते हैं। जीरो सर्कल वाला जीरो नहीं, ZERO वाला जीरो। तो जीरो रेटेड सप्लाई में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी होता है। और सप्लाई ऑफ गुड्स टू यूनिट, ऐसे यूनिट को जो SEZ एरिया में है। गवर्नमेंट ने किसी एरिया को जिसको SEZ नोटिफाई किया है, अगर उस एरिया में कोई यूनिट है या SEZ डेवलपर को अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो उसको भी जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। तो दो सप्लाई आती है जीरो रेटेड सप्लाई में। पहली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और दूसरी सप्लाई ऑफ गुड्स टू SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर। अब दोस्तों, एक्सपोर्ट के लिए क्या जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट है? दोस्तों, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं, और इंटरस्टेट सप्लाई के लिए कोई थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन नहीं है। तो हमें जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे या सप्लाई ऑफ गुड्स टू SEZ करेंगे तो हमें जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल मस्ट है। दोस्तों, पहले मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में आपको बताऊंगा, फिर हम सप्लाई ऑफ गुड्स टू SEZ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमें पता लग गया क्या होता है। सेकंड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट है। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा। इस एग्जांपल के साथ ही हम पूरे वीडियो को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में भी बहुत इजी होगा। दोस्तों, मैं हरियाणा में हूँ, मुझे एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला यूएस में किसी कंपनी से। मुझे ऑर्डर मिला $1 लाख का। अब $1 लाख का कोई गुड्स है जो मुझे एक्सपोर्ट करना है। मैं मान के चलता हूँ इस गुड्स पे जीएसटी रेट है 12%। दोस्तों, मुझे ऑर्डर मिल गया। अब मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हरियाणा में। अब उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए मैंने कोई मशीनरी परचेज की, या हो सकता है ऑफिस के लिए कोई लैपटॉप परचेज किए या कोई फर्नीचर परचेज किया, जिसपे मैंने जीएसटी पे किया। कैपिटल गुड्स परचेज किया जिसपे मैंने जीएसटी पे किया $1 लाख। तो कुछ मैंने इनपुट सर्विसेज ली, रेंट पे जीएसटी पे किया, या सीए की सर्विसेज पे जीएसटी पे किया, जॉब वर्क पे जीएसटी पे किया, उस पे मैंने जीएसटी पे किया $2 लाख। और मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया जिसपे मैंने जीएसटी पे किया $3 लाख। तो टोटल मैंने जीएसटी पे किया इस गुड्स को कंप्लीट करने के लिए $6 लाख। हरियाणा से ही ये सारा कुछ मैंने परचेज किया, तो मैं मान के चलता हूँ $3 लाख से जीएसटी है, इसमें $3 लाख SGST है। दोस्तों, अब मेरा गुड्स ये कंप्लीट हो गया $1 लाख का। दोस्तों, अब बात आती है इसकी मैं वैल्यूएशन कैसे करूं। डॉलर्स में तो मेरे पास रेट है इसका $1 लाख, लेकिन इंडियन रुपीज में मैं इसकी वैल्यूएशन कैसे करूं? दोस्तों, जिस डेट को मैं इनवॉइस बनाऊंगा इस गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, उस डेट का मैं कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड का एक्सचेंज रेट देखूंगा। बोर्ड ने उस डेट को क्या एक्सचेंज रेट रखा है। अगर मैं आज की डेट में इनवॉइस बना रहा हूं तो मैं आज की डेट में देखूंगा कि कस्टम एक्ट में बोर्ड ने इसका एक्सचेंज रेट क्या रखा है। तो मैं मान के चलता हूँ आज की डेट में रेट है $1 का $70। तो मेरे को $1 लाख का मेरा एक्सपोर्ट था, तो मेरा इसका रेट हो गया 70 के हिसाब से $70 लाख मेरे वैल्यूएशन। वैल्यू होगी मेरे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की $70 लाख। दोस्तों, अब मुझे एक्सपोर्ट करना है। अब मैंने डिसीजन लेना है, ये मैं विद पेमेंट ऑफ जीएसटी करूं एक्सपोर्ट या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी करूं। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं विद पेमेंट ऑफ जीएसटी। मैंने ऑप्शन चूज किया विद पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो कैसे एक्सपोर्ट करूंगा विद पेमेंट ऑफ जीएसटी में? मैं सबसे पहले इनवॉइसिंग करूंगा। दोस्तों, दो इनवॉइस बनाने होते हैं इसमें मुझे। पहला इनवॉइस बनाऊंगा मैं कॉमर्शियल इनवॉइस। वो इनवॉइस होगा सीधा मेरे कस्टमर के लिए जो यूएस में है। वो इनवॉइस मैं बनाऊंगा और उसको दे दूंगा $1 लाख का है, क्या क्या गुड्स है वो सीधा मैं अपने कस्टमर को दे दूंगा। सेकंड इनवॉइस मेरा बनेगा जीएसटी इनवॉइस। जैसा मैं डोमेस्टिक में बनाता हूँ जीएसटी इनवॉइस, ऐसा ही इनवॉइस बनेगा। जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोकल कोई इनवॉइस बनाते हैं तो उसमें हम ऊपर लिखते हैं इनवॉइस में टैक्स इनवॉइस। यहाँ पे हम टैक्स इनवॉइस नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जब हम विद पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट करेंगे। सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। मैं इनवॉइस बनाऊंगा, गुड्स लिखूंगा जो जो मैं डिस्पैच कर रहा हूँ। $1 लाख के हैं, 70 के हिसाब से $70 लाख हो गए। मैंने बताया मेरे गुड्स पे मैं मान के चल रहा हूँ जीएसटी रेट 12% है। 12% मैंने इस पे जीएसटी लगाया, वो हो गया मेरा $8,40,000। इनवॉइस मेरा हो गया 70 लाख टैक्सेबल वैल्यू, 8,40,000 जीएसटी, टोटल $78,40,000 का इनवॉइस बन गया मेरा। अब दोस्तों, मैं अपना गुड्स और ये इनवॉइस अपना कस्टम में पोर्ट पे भेज दूंगा एक्सपोर्ट होने के लिए। मैं हरियाणा में हूं तो मान के चलता हूँ दिल्ली मैंने ये
भेज दिया एक्सपोर्ट के लिए। अब कस्टम से मुझे एक शिपिंग बिल मिलेगा दोस्तों। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एक शिपिंग बिल मिलता है, उसको हम बिल ऑफ एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। वो शिपिंग बिल मिलता है। शिपिंग बिल में क्या होता है, शिपिंग बिल का नंबर होता है, शिपिंग बिल की डेट होती है, मेरा इनवॉइस नंबर होता है, मेरे इनवॉइस की डेट होती है, मेरे बिल की वैल्यू होती है, टैक्स होता है कि मैंने क्या ऑप्शन चूज किया है, विद पेमेंट ऑफ जीएसटी या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, ये होता है। वहां से मुझे शिपिंग बिल दोस्तों मिल जाएगा। अब मुझे शिपिंग बिल मिल गया, मतलब मेरा एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों शिपिंग बिल पा रहा, अब शिपिंग बिल मेरे पास है, एक्सपोर्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसकी रिटर्न फाइलिंग करनी है। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ विद पेमेंट ऑफ जीएसटी। अब मुझे रिटर्न फाइल करनी है। जब मैं 3B फाइल करूंगा तो 3B में मेरे पास टेबल नंबर 3.1 है, उसमें रो है बी, जीरो डेटेड सप्लाई। उसमें मैं टैक्सेबल वैल्यू में डाल दूंगा 70 लाख रुपए, और इंटीग्रेटेड टैक्स में डाल दूंगा 8,40,000 रुपए। और जो उसमें मेरा टेबल नंबर 4 है आईटीसी का 4A, उसमें रो नंबर 5 में मैं 3 लाख रुपए सीजीएसटी डाल दूंगा, 3 लाख रुपए एचजीएसटी डाल दूंगा, जो भी मैंने डिस्कस किया था। 6 लाख रुपए टोटल इनपुट है मेरा दोस्तों। अब मैं 3B फाइल कर दूंगा तो 6 लाख मेरा इनपुट हो गया और 8,40,000 मेरा आउटपुट हो गया। तो 8,40,000 आउटपुट में 6 लाख इनपुट मेरा एडजस्ट हो जाएगा। 2,40,000 रुपए मैं कैश लेजर से जमा कर दूंगा। तो दोस्तों इस मेथड में मेरा कितना टैक्स जमा हुआ, 6 लाख तो इनपुट के द्वारा मैंने जमा किया था, और 2,40,000 रुपए मैंने कैश लेजर से जमा किया अपना। टोटल मेरा जमा हुआ 8,40,000 रुपए। अब दोस्तों मुझे फाइल करना है GSTR 1। दोस्तों आप एक्सपोर्ट में ये ध्यान रखना कि रिटर्न में आपकी फाइल होनी बहुत जरूरी है और बिल्कुल एक्यूरेट, अदरवाइज आपको रिफंड में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों जब GSTR 1 में फाइल करूंगा तो मेरे पास है टेबल नंबर 6A, एक्सपोर्ट ऑफ इनवॉइस। जब मैं वो उसको सिलेक्ट करूंगा टेबल को, तो वहां मैंने इनवॉइस नंबर डालना है अपना, इनवॉइस की डेट डालनी है, जो शिपिंग बिल नंबर मिला था वो शिपिंग बिल नंबर डालना है, शिपिंग बिल की डेट डालनी है, और पोर्ट कोड डालना है। जैसे दिल्ली भेजा तो दिल्ली का पोर्ट कोड अलग होता है, कहीं और भेजा वहां का पोर्ट कोड अलग होता है, तो पोर्ट कोड डालना है। और टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है, जो मेरी कितनी थी यहाँ पे 78,40,000 रुपए। और मैंने जीएसटी पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि विद पेमेंट ऑफ जीएसटी है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। या मेरा विद पेमेंट ऑफ जीएसटी था तो विद पेमेंट ऑफ जीएसटी का ऑप्शन में सिलेक्ट कर लूंगा। फिर नीचे 12% में जाऊंगा, वहां वहां मैं टैक्सेबल वैल्यू में 70 लाख रुपए लिखूंगा। इंटीग्रेटेड टैक्स वो अपने आप ले लेगा 8,40,000 रुपए। और ये रिटर्न में दोस्तों फाइल कर दूंगा GSTR 1। GSTR 1 हो गया, फाइल हो गया, 3B फाइल हो गया। दोस्तों ये ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड टैक्स जितना मेरा 3B में आया है आउटपुट में, उतना ही मेरा GSTR 1 में भी आएगा। यहाँ मैंने मेथड चूज किया था विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो 3B में भी 8,40,000 आया था, GSTR 1 में भी 8,40,000 रुपए आया है। मेरी रिटर्न में फाइल हो गई दोस्तों। अब मैं सेकंड मेथड आपसे डिस्कस करता हूँ। सेकंड मेथड है मेरा विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। जब मैं विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी करूंगा तो हर पर्सन कर सकता है क्या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट? नहीं दोस्तों, हर पर्सन विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वही पर्सन कर सकता है जिसके पास एलयूटी है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। दोस्तों लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या हर पर्सन ले सकता है? जी दोस्तों, हर रजिस्टर्ड पर्सन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्लाई कर सकता है। सिर्फ वो पर्सन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्लाई नहीं कर सकता जो प्रोसिक्यूटेड है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए, चाहे जीएसटी एक्ट में चाहे किसी और एक्ट में, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 2.5 करोड़ से ज्यादा। अगर वो प्रोसिक्यूटेड है ऐसे ऑफेंस के लिए जीएसटी एक्ट या किसी और एक्ट में जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 2.5 करोड़ से ज्यादा, तो वो एलयूटी अप्लाई नहीं कर सकता। अदरवाइज वो एलयूटी अप्लाई कर सकता है। तो मैं एलयूटी अप्लाई करूंगा। एलयूटी अप्लाई करना बड़ा सिंपल है। मैं अब लॉग इन करूंगा अपने पोर्टल पे। पोर्टल पे लॉग इन करने के बाद मैं वहां सर्विसेज में जाऊंगा, यूजर सर्विसेज में जाऊंगा, और वहां पे एलयूटी का ऑप्शन आएगा, मैं सबमिट करूंगा। वहां कुछ नहीं करना, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और 2 विटनेस डालने हैं। इमीडिएटली सबमिट करते ही आपको एआरएन नंबर मिल जाएगा। उसी को मैं मान सकता हूँ कि एआरएन नंबर ही मेरा एलयूटी है और मैं एक्सपोर्ट उसके बेस पे कर सकता हूं। दोस्तों सेकंड मेथड है मेरा विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जब मैं इसके लिए करूंगा, इसमें भी मेरे 2 इनवॉइस बनेंगे। पहला इनवॉइस कमर्शियल इनवॉइस होगा जो कस्टमर को चला जाएगा। सेकंड इनवॉइस होगा, मैंने जब विद पेमेंट ऑफ जीएसटी किया था तो वहां इनवॉइस के ऊपर लिखा था सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। यहां मैं लिखूंगा सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बस वहां मैंने 12% टैक्स लगाया था इनवॉइस में 8,40,000। यहाँ मैं 12% टैक्स इनवॉइस में 8,40,000 नहीं लगाऊंगा, तो मेरे इनवॉइस की वैल्यू होगी 70 लाख रुपए ही। दोस्तों मैं 3B फाइल करूंगा। 3B में वही टेबल नंबर 3.1 है, रो नंबर B है, उसमें जीरो रेटेड सप्लाई में जाऊंगा। वहां मैंने सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू डालनी है 70 लाख रुपए। इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं डालना, क्योंकि इनवॉइस में मैंने चार्ज नहीं किया। मैं विद एलयूटी कर रहा हूँ, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो जीरो डालूंगा मैं आईजीएसटी अमाउंट में। फिर मैं GSTR 1 अपना फाइल करूँ उसी में। फिर मैं 3B में टेबल नंबर 4A में रो नंबर 5 पे आईटीसी डालूंगा, जो मेरा 6 लाख रुपए था, 3 लाख रुपए सीजीएसटी, 3 लाख रुपए एचजीएसटी। इसको मैं 3B को फाइल कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ मेरा आउटपुट 0 था और इनपुट 6 लाख था। ये 6 लाख रुपए जो मेरा इनपुट है, ये मेरा क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। तो जब मैं विद पेमेंट ऑफ जीएसटी फाइल कर रहा था, वहां मैंने टैक्स पे किया था इनपुट 6 लाख रुपए इनपुट के थ्रू, और कैश लेजर के थ्रू 2,40,000, टोटल 8,40,000। यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ सिर्फ इनपुट के थ्रू 6 लाख रुपए। यहाँ आउटपुट में कोई टैक्स नहीं है। दोस्तों मेरा 3B फाइल हो जाएगा। अब मैं GSTR 1 फाइल करूंगा। उसमें मैं टेबल नंबर 6A ही चूज करूंगा, एक्सपोर्ट इनवॉइस ही चूज करूंगा। सब कुछ आएगा, इनवॉइस नंबर, डेट, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट। बस इनवॉइस वैल्यू वहां मैंने 78,40,000 डाली थी, और यहाँ मैं
70 लाख रुपए डालूंगा दोस्तों इनवॉइस वैल्यू। और जो ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा वहां सेलेक्ट किया था विद पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ सेलेक्ट करूंगा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और 12% वाले कॉलम में यहाँ भी डालूंगा मैं टैक्सेबल वैल्यू 70 लाख रुपए और आईजीएसटी जीरो, अपने आप वो जीरो लेगा, वहां पे टैक्स नहीं लेगा। तो यहाँ पे 3B में भी मेरा जीरो आया आईजीएसटी, और जीएसटीआर 1 में भी जीरो आया, मैं अपनी रिटर्न फाइल कर दूंगा। तो दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं सप्लाई टू एससीजेड, इसको भी जीरो रेट सप्लाई कहते हैं। जब हम एससीजेड को कोई सप्लाई करेंगे गुड्स का, तो उसमें भी सेम होगा, बस जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें दो इनवॉइस नहीं बनेंगे, एक इनवॉइस ही बनेगा, जीएसटी इनवॉइस। और उसमें जहां हमने एक्सपोर्ट किया था विद पेमेंट ऑफ जीएसटी, वहां हमने लिखा था सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। यहां हम लिखेंगे सप्लाई टू एससीजेड विद पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। और वहां पे जब हमने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया था तो हमने लिखा था सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। यहाँ लिखेंगे सप्लाई टू एससीजेड अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। और दोस्तों यहाँ हमारा कोई शिपिंग बिल नहीं होगा, डॉलर में वैल्यू नहीं होगी, 70 लाख रुपीज ही होगी, और शिपिंग बिल हमें नहीं मिलेगा। वहां 3B जो फाइल करनी है सेम फाइल करनी है, जैसे वहां विद पेमेंट ऑफ टैक्स की थी वैसे ही यहाँ विद पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे, जैसे वहां विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की थी वैसे ही यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे। जीएसटीआर 1 में हमने वहां पे टेबल नंबर 6A में फिगर भरी थी, यहाँ पे हमें टेबल नंबर 6B में फिगर भरनी है। सिलेक्ट करना है सप्लाई टू एससीजेड विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और यहाँ पे रिसीवर का जीएसटीएन भी होगा, जब हमने एक्सपोर्ट किया था तो वहां पे जीएसटीएन नहीं था, क्योंकि वो बाहर की कंपनी थी, इंडिया से बाहर की। ये इंडिया की कंपनी एससीजेड में है, तो यहाँ पे हमारा जीएसटीएन नंबर भी होगा, रिसीवर का नाम भी होगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी जैसे हमने पहले डाला था। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि मैंने ये डिसीजन कैसे लेना है कि मैं विद पेमेंट ऑफ जीएसटी करूं या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी करूं। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब विद पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहा था तो मेरा टैक्स गया था 8,40,000 रुपए, 6 लाख रुपए इनपुट के रास्ते और 2,40,000 रुपए कैश लेजर के रास्ते। और जब मैं विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहा हूं तो मेरा टैक्स गया था 6 लाख रुपए इनपुट के रास्ते। तो दोस्तों डिसीजन लेते टाइम मैंने 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि आपके पास वर्किंग कैपिटल है ये 2,40,000 रुपए पे करने के लिए, आपकी वर्किंग कैपिटल पोजीशन क्या आपको अलाउ कर रही है 2,40,000 रुपए पे करने के लिए। सेकंड, कि आपका जो इनपुट है उसमें कैपिटल गुड्स का कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल गुड्स का जीएसटी का, क्योंकि मैं रिफंड में डिस्कस करूंगा तब आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि यहाँ पे जब मैंने विद पेमेंट ऑफ जीएसटी किया था, जहाँ पे 6 लाख रुपए इनपुट के रास्ते गया था और 2,40,000 रुपए आउटपुट के रास्ते गया था, टोटल 840। यहाँ पे जब मैं रिफंड लूंगा तो मुझे पूरा 8,40,000 रुपए रिफंड मिल जाएगा। लेकिन जब मैं विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहा था, जहाँ पे 6 लाख रुपए सिर्फ इनपुट था, 1 लाख रुपए कैपिटल गुड्स का इनपुट था, 2 लाख रुपए सर्विस का इनपुट था और 3 लाख रुपए इनपुट रॉ मटेरियल का इनपुट था, तो यहाँ पे जब मैं रिफंड अप्लाई करूंगा तो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए रिफंड मिलेगा, 1 लाख रुपए का रिफंड नहीं मिलेगा, जो कैपिटल गुड्स का था वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करूंगा विद पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो वो ऑटोमेटिक मेरे पास रिफंड आ जाएगा मेरे अकाउंट में, मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और जब मैं विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्सपोर्ट करूंगा या सप्लाई टू एससीजेड करूंगा, तो मुझे रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान रखना आपको ऑप्शन चूज करते हुए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिफंड से रिलेटेड इशू डिस्कस करूंगा, और जो जीएसटी में नई अमेंडमेंट्स आई हैं रिफंड से रिलेटेड वो डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।